हेलो एवरीवन, आप सबका दिल से स्वागत करता हूं अविनाश सर मैथ यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको बता दूं, आज के सेशन में हम लोग आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता था लास्ट टाइम जब आरआरबी जेईई का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2024 में हुआ था, टोटल 3 डे लगे थे एग्जाम कंडक्ट कराने में। हर दिन 3 शिफ्ट होता था, यानी टोटल 9 शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट कराया गया था CBT 1 का। तो आज के जो सेशन है उसमें हम लोग 18 दिसंबर के जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके 30 क्वेश्चन जो मैथ के उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले एक बार मैं बता दूंगा आपको एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स के जो है CBT 1 में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन का वेटेज रहता है 1 मार्क का। अगर आप आरआरबी जेईई 1 के CBT 1 को एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहिए। मैथमेटिक्स में 30 आउट ऑफ 30 लाने की कोशिश कीजिए, रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 लाने की कोशिश करिए, और उसके बाद आपका फोकस साइंस पे होना चाहिए। मैं देखा हूं बहुत सारे बच्चे CBT 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो लोग जर्नल अवेयरनेस के चक्कर में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब पढ़ने लगते हैं ना, पॉलिटी, उनका जो होता है सिलेक्शन से वो दूर चले जाते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। जिनको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए उसको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग है हमको बस क्वालिफाई करके CBT, जब तक आप CBT 1 को क्वालिफाई नहीं करोगे CBT 2 में आप पहुंचोगे नहीं। तो CBT 1 को क्वालिफाई करना है तो आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस का कुछ पढ़ना चाहते हो वो है करंट अफेयर बस पढ़ते रहो, करंट अफेयर पढ़ो बस, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जाएंगे, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आरआरबी जेईई जो 2024 में जो पेपर हुआ था 18 दिसंबर को शिफ्ट 1 में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके जो 30 क्वेश्चन थे किस किस टॉपिक्स पे बेस्ड थे, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा हो ये सारे टॉपिक और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके सामने सिम्प्लीफाई कर दी, ताकि एक आइडिया लग जाए जब आरआरबी जेईई की तैयारी करें तो कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर आसान था, इसमें 30 आउट ऑफ 30 लाया जा सकता था। जैसे अलजेब्रा क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टफ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेशियो प्रोपोर्शन का तो आसान क्वेश्चन था। स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक मीन का क्वेश्चन टेबल फॉर्म में है। आपको भी पता है कि जब मीन के क्वेश्चन टेबल फॉर्म में डेटा दिया रहता है तो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। सिम्प्लीफिकेशन, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सबके क्वेश्चन आसान थे। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन था जो फार्मूला बेस्ड था। ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आपको फार्मूला एग्जाम में याद नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रहता है ना। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। इंटरेस्ट के आसान क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आसान आए थे। एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड आसान क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यानी कि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन आप किए हैं, हर टॉपिक को आप पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप इस टेस्ट को, इस जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, इसको आप अटेम्प्ट करें। अगर आप इस पेपर को फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं चाहे तो, अगर आप मोबाइल पर देना चाहते हैं तो अविनाश सर मैथ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहां पे आपको टेस्ट में जाना है। टेस्ट में आपको दिख जाएगा, आप टेस्ट को पहले 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। अब देखिए कितना आपसे सही होता है, कितना गलत होता है, उसके बाद इस वीडियो को सॉल्यूशन देखिए। अगर आप लैपटॉप से भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में है, बस आप लिंक को क्लिक करना है, वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, और टेस्ट आपके सामने हो जाएगा। आपको उसको पहले अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखो, तभी आप डिफरेंसेस समझ पाओगे कि आपका कितना नॉलेज है, मतलब आप कितना भी आपको और पढ़ना पड़ेगा एप्टीट्यूड में, मतलब मैथमेटिक्स सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो पहले आप मॉक दे लो, पेपर को अटेम्प्ट कर लो, 30 क्वेश्चन को देखो आप कितना सही हो रहा है, और जो गलतियां होंगी वो देखेंगे कि क्या क्या गलती हो सकती है। तो चलिए आप दीजिए पहले टेस्ट, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आपसे पूछा है कि इसका एक्सपेंशन बताओ, तो जो इसमें पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। अगर आपका होल स्क्वायर पता है तो आपको पता है कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है, आपको पता है उसमें क्या आता है, a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है, +c स्क्वायर आता है, +2ab आता है, +2bc आता है, +2ca। बस ये आपको दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर होगा, 4b स्क्वायर और 49c स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन देखोगे तो बोलोगे इसमें भी है सर, इसमें भी, इसमें सब में है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में है। अगर हम बात करें तो ए बी वाले का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2ab मतलब ये होगा, तो 6 और 2 12 और 2 24 AB आना चाहिए। कितने लोग बोलेंगे सर इसमें नहीं है, तो ये आंसर हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। फिर BC के साथ कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, तो BC के साथ कोफिशिएंट कितना, 7 × 2 14 और 14 × 2 28। BC के साथ 28 आना चाहिए। तो ये बचे हुए 3 ऑप्शन को देखना है, तो इसमें 28 नहीं, तो ये 28 ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम लोग AC की बात करें तो AC में क्या आना चाहिए, तो कितने लोग बोलेंगे सर AC का कोफिशिएंट जो आना चाहिए वो होना चाहिए 7 × 6 कितना होता है, तो 42 और 42 × 2 कितना होता है भाई, तो कितने लोग बोलेंगे सर 42 और 2 कितना हो जाएगा, इंटू 2 × 84। 84 का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर। तो B टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना, ऐसे क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन 3 पूछा गया, 3 क्वेश्चन आए थे। एक पहला हो गया, सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया। पता नहीं एग्जामिनर क्या सोच के एक ही पैटर्न पे 3 क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 9 ए का कोफिशिएंट 9 का 81 आएगा, सब में 81 है। बी का कोफिशिएंट 36, सब में 36 है। सी का कोफिशिएंट कितना है, तो 16 आएगा। तो ए बी का मतलब ये हो गया। तो 9 × 6 कितना होता है, ठीक है, तो 9 × 6 कितना होता है, 54। और 54 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 108 आना चाहिए। तो अब ए बी का कोफिशिएंट 108 आना चाहिए। कितने लोग बोलेंगे सर ये वाला तो नहीं होगा आंसर सर। अब बच्चा हमारे पास क्या, ए बी सी, ए और डी, ए बी डी। बीसी का कोफिशिएंट की बात करें तो बीसी का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, तो 6 × 4 24 × 2 मतलब 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48। तो बीसी का कोफिशिएंट 48 आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। अब बचा हमारे पास ए और बी में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो कितने लोग बोलेंगे हम सर एसी को चेक करेंगे, तो एसी का ऑप्शन कितना आएगा, नचो को 36 दूना कितना होता है, कितने लोग पता है 72 होता है, 72 आना चाहिए। तो लास्ट में एसी 72 इसमें है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका बी करेक्ट आंसर होगा, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, आपको पेपर वर्क करने की जरूरत। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आएगा। अब 2 मैंने बता दिया, तीसरा आप खुद निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों कितने आसान क्वेश्चन आए थे। तो एग्जाम हॉल में आपका बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप इजीली ला सकते थे। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, तो ए के पावर समथिंग दिया है, बी के पावर समथिंग, सी के पावर समथिंग, डिवाइड में दिया है। तो हम ए के कोफिशिएंट निकालना चाहें तो ए ऊपर जाएगा तो ए 1 - 1 0 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे जो भी आंसर आएगा उसमें ए के पावर 0 आना चाहिए। आंसर देखो सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 0 है, इसमें नहीं है। तो कितने लोग बोलेंगे सी आंसर, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछा गया है कि नहीं। अगर हम ये बात करें सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये इसको सिंप्लीफाई करने, कितने लोग बोलेंगे सर बोर्ड मस्त लगाना है, सबको पता है, हिंदी वासी लोगों को पता है। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। जो हिंदी वासी है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले भैया बोर्ड मस्त लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है। तो इनका सबसे पहले कैलकुलेट होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 11/3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा भाई, 3 बचा। कितने लोग बोलेंगे सर बी इज द करेक्ट आंसर, बी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड आवर को बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई एक पानी की टंकी है, बोला गया है उसको एक 34 घंटे में कोई पाइप भर देता है, दूसरा पाइप उसको 94 घंटे में भरता है। तो दोनों एक साथ खोल देंगे तो कितने देर में टंकी भर जाएगा। कितने लोग बोलेंगे सर एलसीएम मेथड लगाओ ना, इतना क्यों दिमाग लगाना। तो यहाँ 34 या 94 टू पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं सर इन दोनों के एलसीएम कैसे निकालें। तो एलसीएम निकालने का तरीका में आप जो लोग एलसीएम की क्लास के उनको पता होगा। तो यहाँ पे ये किसका मल्टीपल है, कितने लोग बोलेंगे 17 का मल्टीपल है। इसका मतलब सर 17 तो हमारा एलसीएम में आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 17 एलसीएम में। अब यहाँ पे चूंकि 94 है और ये 17 का मल्टीपल भी नहीं, तो यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 94 लिख लो, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जब एलसीएम निकल गया तो ये हमारा जो है यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये हमारा टाइम पीरियड है। ये क्या हमारा है, टाइम पीरियड है, यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इफिशियंसी निकलेगा। तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितने लोगों से इसकी अगर इफिशियंसी आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड कर लो तो कितने 2 और ये कितना हो जाएगा सर 4 और 7 47 हो जाएगा इसका। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करते हैं तो ये इसका कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा।
तो इफिशियंसी आपके सामने आ गया, इन दोनों का इफिशियंसी आ गया। दोनों मिलकर कितने देर में काम करेंगे, तो ये टोटल वर्क होता है, आपको पता है। तो टोटल वर्क को किससे डिवाइड करना, इन दोनों का सम से। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 14 5 और एक हो जाएगा 6। इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व भी नहीं करना, ध्यान से देखो क्या दिया है, ये डिवाइड फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, आपको ऑप्शन भी देखना है। तो यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ अगर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 32। ऑप्शन में अब इसमें 32 तो डिविजिबल नहीं था, यानी डिवाइड में 32 आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। एक और क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 लोग हैं, किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। A + B किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं और A इसी काम को 54 डेज में कर ले रहा है, 54 डेज में कर ले रहा है। तो बोल रहा है कि B इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो इसको करने के लिए पेपर वर्क की जरूरत भी नहीं है, पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर एलसीएम मेथड से जाना चाहते तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे टाइम ही निकल गया इन लोग का, और इनका अगर हम एलसीएम मेथड निकालते हैं तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका 18, ये मल्टीपल है 54, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 54 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा सर, 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इफिशियंसी आ गई। अब ये टोटल वर्क हमारा 54 है और इसको या ध्यान रखेंगे, ये जो इफिशियंसी आई ए और बी की दोनों की आई है, और ये एक की इफिशियंसी कितनी 1 है, यानी कि इफिशियंसी अब बी कितना हो जाएगा, कितने लोग बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। यानी कि बी टाइम कितना लेगा, तो 54 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 27 का मतलब क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी टिक करके आगे आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो मैंने एलसीएम मेथड से बताया आपको। क्या इसको बिना पेपर वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, बिल्कुल इसको बिना पेपर वर्क के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ए इस काम को 54 दिन में कंप्लीट कर लेता है, मतलब 100% काम को 54 डेज में कर लेगा। और ए प्लस बी 18 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब वो ए प्लस बी दोनों मिलकर 18 दिन में 100% काम को कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। जब ये दोनों मिल के काम स्टार्ट किए होंगे, 18 दिन काम किए होंगे, तो काम कंप्लीट हो गया होगा। तो ए जो है 18 दिन में अकेले कितना काम किया होगा, ए अकेले 18 दिन में कितना काम किया होगा, तो 54 दिन में 100% करता है, तो 18 दिन में कितने लोग करेंगे, बोलेंगे सर 1/3 अकेले किया होगा। काम का 1/3 हिस्सा अकेले किया होगा। भाई 18 दिन में कितना करेगा, 54 दिन में 100% करता है, मतलब कि 100%, 18 दिन में कितना करेगा, काम का 1/3 हिस्सा कर लेगा। यानी कि वही 18 दिन में बी कितना किया होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2/3। यानी कि जो अगर बी का टाइम निकालना है तो बी का टाइम कितना होगा, ए का हाफ हो जाएगा, और 54 यानी ए 54 ले रहा, तो 54 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसके लिए पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं था। आपको क्लियर हो गया यहाँ पे ये स्टेटमेंट कि बी जो है 18 दिन में काम का 2/3 पार्ट कर लेता है। तो अकेले कितना दिन में करेगा भाई, तो 18 दिन में 2/3 पार्ट कर लेता है, तो 9 दिन में 1/3 पार्ट कर रहा होगा। तो टोटल 100% करने के लिए कितना लगेगा, 27 दिन लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है। तो आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस। अगर आप क्लास का अटेंड करते हैं हमारे साथ मिलके, तो आप प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मेंसुरेशन में क्या बोला गया, एक कोन है जो कर्व सरफेस एरिया आप इतना दिया हुआ है, एक कोन का कर्व सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, और उसका डायमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, डायमीटर और रेडियस में बहुत सारे लोग गलती करके आ जाते हैं। ध्यान रखना है कि डायमीटर दिया हुआ है, और टोटल सरफेस आपसे पूछा और बोला कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर, टोटल जो सरफेस एरिया होता है कोन का, पाई RL होता है, पाई RL प्लस पाई R² होता है, यही होता है टोटल सरफेस एरिया यही होता है ना। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पाई RL प्लस पाई R² होता है। अब यहाँ पे कर्व सरफेस का मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ तो कितने लोग बोलेंगे सर 5544 दिया हुआ है, और साथ में पाई, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो R की वैल्यू कितने करेंगे, तो 8 और 4 84, भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, और ये 4, ठीक है, तो ये 84 आ गया, 84²। ठीक, अब यहां से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जो आपको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको सॉल्व करना तो थोड़ा टफ है। तो क्वेश्चन में कि देखो सॉल्व भी नहीं करना, आपको ऑप्शन भी ध्यान रखते रहना है ना बेटा। आपको ये नहीं कि आप बैल की तरह जो होता है ना, बैलों की तरह आप एकदम क्वेश्चन को सॉल्व भी करने पे तुल गए।
आप सॉल्व भी करने की कोशिश करो, बिल्कुल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। कितने लोग देख के बोलेंगे कि सर जो भी हमारा आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है कि नहीं, दोनों 11 का मल्टीपल, यानी कि जो आंसर होगा हमारा 11 का मल्टीपल होगा। ठीक, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेते हैं भाई कि है कि नहीं। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते 5 0 5 और 2 7 7 और 5 3 8, 7 से 8 जाएगा, -1 आएगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। जो भी आंसर होगा 11 का डिविजिबल होगा। अब इसकी बात करते 0 2 और 2 2 4, यानी कि 4 हो गया, और 7 7 14, 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो भाई 10 बचेगा। 10 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसकी बात करते 0 और 5 और 5 और 2, कितना हो गया 7, और यहां बात करते 5 3 8, 8 में से 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। 1 11 का डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। तो अब आपको चौथा चेक करने की जरूरत नहीं, चौथा को टिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ 7 + 0 7 और 7 2 9 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 7 2 9 हो गया। 9 9 का डिफरेंस 0, 0 किससे डिविजिबल है, 11 से, यानी कि नंबर ऑप्शन डी जो है 11 का डिविजिबल है। तो कई बार हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर देखो क्वेश्चन के अप्रोच करने का तरीका होता है, हर टीचर का अलग होता है। जैसे मेरा अलग अप्रोच करने का तरीका है, किसी टीचर का अलग होता है। तो जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, जो आपको मेथड सिखाते हैं, उन्हीं मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब जैसे मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि ऑप्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए। जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता है कि मेरा हमेशा से रहता है कि ऑप्शन को रिड्यूस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। हमारा अप्रोच हमेशा वैसा रहता है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर आपको मैथ में डाउट है, आपको लगता है कि आरआरबी जेईई में हम थोड़ा सा मैथ में वीक है, 30 में से 30 नंबर नहीं ला सकते, मैं बता दूं कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। अगर आप आरआरबी जेईई में मैक्सिमम स्कोर नहीं करते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का, तो आप CBT 1 से बाहर चले जाएंगे। आपका टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग रहेगा, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो कभी आरआरबी जेईई के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि CBT 1 को समझ ही नहीं पाए। वो लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने लगे। आपका सबसे पहला प्राइमरी फोकस होना चाहिए मैथ, रीजनिंग और साइंस। जब ये अगर फोकस कर दिए तो आपका CBT 1 100% निकले। जब CBT 1 निकलेगा तभी तो आप CBT 2 में अपने टेक्निकल का नॉलेज दिखाओगे। आप समझ पा रहे हो। तो मैथ स्कोरिंग है, रीजनिंग स्कोरिंग है, साइंस तो मान लो पढ़ोगे तो उसमें आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन मैथ रीजनिंग जो है आपको पता है कि 55 नंबर का है। एकदम 100% अगर आप तैयारी करते हैं तो 55 नंबर भी ला सकते हैं। तो आपको थोड़ा भी लगता है कि वीक है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अविनाश सर मैथ पे, वहां पे बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आप ये है कि आप सारी चीजें सीख लेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 30 में से मैक्सिमम 30 नंबर भी ला सकते हैं, मैक्सिमम नंबर लाएंगे, है ना। पेपर पर डिपेंड करता है, लेवल पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल XYZ है, आपको साइड का लेंथ दिया गया दोनों ट्रायंगल का, और बोला ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ 2 ट्रायंगल बना लिया, आपके सामने बनाया P, Q और R, और बोला गया इसमें कि PQ जो वैल्यू है 5 दी है, ठीक है भाई, और QR की जो वैल्यू दी है वो 6 दी है, और R और PR की वैल्यू जो दी है 7 दी हुई है, और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है XYZ। चलो हमने एक और ट्रायंगल बना लिया XYZ हमने बना लिया। अब इसमें क्या लेंथ दिया हुआ है, तो XY का लेंथ दिया है 5, ठीक है भाई, और YZ का कितना दिया है, तो YZ का दिया है 6, और ZX का दिया है 7 दिया हुआ है। अब पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये जो सिंबल है आपको पता है सिमिलरिटी चेक करने के लिए कौन सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होता है सेम होता है। जैसे मैं अगर बात करूं इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करके, ये दो सामने जो बने हुए हैं ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसके लिए क्या होगा कि PQ का रेशियो जो होगा XY का रेशियो, और साथ में QR का रेशियो, YZ का रेशियो, और यहाँ पे हो जाएगा PR, और यहाँ पे XZ का रेशियो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तभी सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। तो ये तो हमारा ट्रायंगल बन नहीं सकता, ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, ये भी नहीं है। हमको सीधा सा बात है कि जिस क्रम में दिया है वही सिमिलर ट्रायंगल है, PQR XYZ। तो PQR XYZ, ये C इज द करेक्ट आंसर, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी सिमिलर ट्रायंगल में 2 क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आता है, एरिया पूछा जाता है आपसे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे एरिया पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे, एरिया पूछा जाएगा। तो उसका भी मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। अगर इन्हीं ट्रायंगल को कंपेरिजन करके बताऊं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल जो होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी क्यू का अगर हम लोग पी क्यू लेते हैं, मान लो पी क्यू ले लिए, तो इसके साथ इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एक्स वाई। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई ले लिया और इनका रेशियो निकालेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, तो इनका क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर आप चाहते हैं तो जरूर नहीं कि आप इसी को लेते हैं, आपकी मर्जी है। अगर मान लो आप क्यू आर साइड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यू आर अगर लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, तो कितने ले बोलेंगे सर, क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, वाई जेड। तो वाई जेड यहाँ पे लेंगे तो वाई जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि सब रेशियो इक्वल होता है, आपको पता है, करस्पॉन्डिंग रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। उसके बाद तीसरा आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं भाई पी आर डिवाइडेड बाई एक्स जेड का होल स्क्वायर। ये क्लियर है आप सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इस पे भी बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिमिलर ट्रायंगल में दो तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एरिया एक का देख के दूसरे का पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल मतलब एक ही क्रम में दे दिया था, आपको सोचने की जरूरत नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बोला सेंटर ऑफ टू सर्किल विथ रेडियस दिया हुआ है, उनका दोनों का रेडियस, एक का रेडियस 28 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे कभी भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि रेडियस दिया है कि डायमीटर दिया है, हमेशा अंडरलाइन करिए। बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं, रेडियस और डायमीटर, हमेशा आपको दिमाग में चाहिए इस क्वेश्चन में रेडियस दिया है कि नहीं दिया है, कि डायमीटर दिया रहेगा तो रेडियस निकालने के दो का डिवाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। और दोनों सेंटर से इनका जो सर्किल है, सेंटर से उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है बेटा क्या होता है, इसको एक बार समझ लो। इसका जो फार्मूला होता है ना, देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये जो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है अंडर रूट, ये अंडर रूट होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब ये डी R1 R2 क्या होता है इस बात को समझिए। रेडियस पहले ट्रायंगल का, पहले सेंटर सर्कल का ट्रायंगल, जो पहला सर्कल है उसका रेडियस, फिर दूसरे सर्कल का रेडियस, और कितने डिस्टेंस पे उसके सेंटर से सेंटर के बीच का कितना डिस्टेंस है। डायग्राम बना के अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो ऐसे समझो, हमने एक यहाँ पे सर्किल बना लिया और एक हमने यहाँ पे एक सर्किल बना लिया, ठीक है। तो अगर हम इस सर्किल की बात करें तो इन दोनों का जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे ऐसे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक, ये कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर मैं बात करूँ तो इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस R1 हो गया और इसका जो रेडियस R2 हो गया, और हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम बात करें, ये जो है ये डायमीटर, मतलब इनके बीच का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर। अगर मैं बोलूँ कि मान लो यहाँ पे R1 है और यहाँ पे हमारा इसका R2 है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है D दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें लेंथ किसका निकालना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आपको लेंथ निकालना है। इसका मतलब आपका जो लेंथ निकालना है बेटा, आपका जो लेंथ निकालना है ये निकालना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको निकालना है। इसी का फार्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो कितने ले बोलेंगे सर, यहाँ फार्मूले में रख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं सर, फार्मूले में रखेंगे। तो डी स्क्वायर डायमीटर, बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, बीच का डायमीटर डिस्टेंस 50 दिया है, तो सर यहाँ पे रूट ओवर कर लेंगे 50 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना हो गया, 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 48 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब कितने महान लोग इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे, है ना, महान लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आपको महान नहीं बनना है, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। कितने लोग बोलेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा सर 2, और ए प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा सर 98। अब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 निकाल, यहाँ पे 2 है तो एक 2 आएगा तभी 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 49 बचेगा, 49 का रूट स्क्वायर कितना होता है 7 होता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका आंसर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ पे होल स्क्वायर निकाल के आपको डिफरेंस कभी निकालने की जरूरत नहीं था। याद रखें एग्जाम में टाइम बचाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया ए जो दिया है 7.5 डिग्री दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है।
तो कितने लोग देख के डरेंगे सर 7.5 डिग्री की वैल्यू हमको नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया रहेगा कि आप जो डेटा आपको पता है वही यूज करना है। जैसे आप यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे ए की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे, जैसे मैं आप ए की वैल्यू पुट किए 7.5, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा क्या? ये कितने लोग बोलेंगे सर 30 डिग्री आ जाएगा, cot 30 हो जाएगा। और cot 30 का जो सबको पता है cot 30 √3 होता है, बच्चे को पता है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर 7.5 रखोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का सर छोटे बच्चे से पूछ लो सर 1 होता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये तो आसान हो गया कैलकुलेट करने, कितना हो गया 12.8। और यहाँ √3 कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 1/√3 और इंटू √3 हो गया, और प्लस 7.2 और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये √3 कैंसिल है कि नहीं, कैंसिल हो गया ना। अब इन दोनों का ऐड करना है, कितने लोग, ये 0 और 7 0 और 1 2, कितने लोग बोलेंगे सर ये तो 20 आ गया। 20 का मतलब कौन सा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रिगोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। cot 30 की वैल्यू आपको पता है, सबको पता है, √3 होती है, tan 45 1 होता है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब CI और SI पे बेस्ड, CI और SI पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 12 है। इसमें क्या बोला है कि साक्षी जो है कुछ पैसे को 10% के ब्याज से, 10% के ब्याज से कंपाउंडली, याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा करती है, और वो इतना रिसीव करती है आफ्टर एन ईयर के बाद इतना रिसीव करती है। तो ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो हम एन की वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया है 1.60 के भाई 2.432, यानी कि या तो 2 होगा या तो, मतलब 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक चेक करना, 1 साल से लेकर 3 साल तक ये हमारा कितना हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं डेटा की बात करूँ, ध्यान समझने में बात करूँ, यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो है 8900, और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया भाई, अमाउंट 10769। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं बता दूं आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो लोग फार्मूला लगाएंगे उससे भी निकलेगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि फार्मूला को अवॉइड करना है। 10% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखें, पर एनम दिया हुआ। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, हमको चेक करना है कितने साल बाद इतना पैसा बन जाएगा। तो अब हम या तो फार्मूला लगाएं, फार्मूला में थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अब मैं आप एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, तो 1 साल में 10% बढ़ रहा है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, तो इसका 10%, इसका 10% कितना होगा सर जी, तो इसका 10% 890 होगा, बच्चे को पता होगा 890 होगा। तो इसमें कितने लोग बोलेंगे सर 890 अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें, अगर 890 इसमें ऐड कर देते हैं 890, तो ये हमारा 1 साल के बाद जो होगा अमाउंट आ जाएगा। तो 9 और यहाँ 16 1 17 और यहाँ हो गया, और ये हो जाएगा बेटा आपका 9,790 रुपया। यानी कि 1 साल में तो ब्याज उसका मतलब अमाउंट जो होगा, अमाउंट 1 साल बाद कितना होगा 9,789, मतलब 9790 रुपीज हो जाएगा 1 साल के बाद। अगर मैं 1 साल और छोड़ता हूं तो देखते हैं कितना होता है, क्योंकि हमको पता चल गया कि अगर 1 साल बाद हम करेंगे तो कितने लोग बोले सर ब्याज कितना आ जाएगा 979, ये ब्याज होगा। तो 979 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे 9, और ये कितना हो जाएगा बेटा 16 के 6, और यहाँ पे हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 10। कितने लोग बोलेंगे 2 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा सर 10,769, और यहाँ पे अमाउंट हमारा इतना ही हो रहा है क्या, यानी कि सिंपल सी बात है भैया 2 साल में हमारा काम बन जाएगा। यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 2, डी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट, चूंकि यहाँ पे डेटा जो हमारा प्रिंसिपल जो था 100 का मल्टीपल में, तो यहाँ पे हम 1 साल 2 साल 3 साल के ब्याज इजिली मतलब अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे अगर डिजिट अलग अलग रहता तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता, लेकिन हमारा प्रिंसिपल आसान है ना, मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा नंबर जो प्रिंसिपल अमाउंट है आसान है। क्लियर है सबको, तो यहाँ पे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी लोग जो फार्मूला, आपको पता है कि मैं फार्मूला कभी यूज नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि फार्मूला यूज ना करना पड़े, मतलब 99.9% जगह मैं फार्मूला यूज ही नहीं करता हूँ। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते तो आपको पता चल जाता है कि 2 साल में ये हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन आप इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आजकल रेलवे में पूछा जाने लगा है।
बोला गया है इसमें ईयर टाइम नहीं देता है ना, एक टाइम इंटरवल के बीच में बोलता है आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि 4,000 रुपए हम लोग 5.25% पर एनम के रेट से हम लोग जमा करते हैं। और कितने तारीख को जमा करते हैं? 14 फरवरी 2024। 14 फरवरी, समझ रहे हो ना, 14 फरवरी को पैसा मिला भाई, बहुत स्पेशल डे पैसा मिला है। कितना? 4,000। और वो पैसा कब तक जमा किया जा रहा है? 15 अप्रैल तक। क्लियर? तो पूछा गया कितना ब्याज मिलेगा और ये सब डेटा दिया हुआ, प्रिंसिपल इतना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में आजकल पूछे जा रहे हैं। सबसे मेन इसमें टाइम कैलकुलेट करना है आपको। तो कितने लोग बोलेंगे सर ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर यहाँ पे 2024 ईयर की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें 2020 ईयर की अगर हम बात करें, ध्यान समझेंगे यहाँ पे, ईयर की अगर हम बात करते तो ईयर 2024 है ना, 2024 है। कितने लोग बोलेंगे सर ये लीप ईयर है? लीप ईयर है ना। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि 366 डे पर ईयर, एक डेज, एक साल में कितने दिन हो जाएंगे? 366 डे हो जाएंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं हो, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमको 14 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक जमा करना है, तो इसमें फरवरी का जो मंथ है ये लीप ईयर में क्यों लिखा हूं? क्योंकि फरवरी ही डिसाइड करता है कि लीप ईयर है कि नहीं है। उसी में जो 28, 29 होता है आपको पता है। लीप ईयर रहेगा तो 28 दिन का होगा, नहीं लीप ईयर रहेगा तो 29 दिन का होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि हाँ फरवरी लीप ईयर मतलब 28 तारीख तक ही पैसा जमा रहा होगा, ठीक। 28 के बाद 1 अप्रैल आ गया होगा। तो टोटल हमको डे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमको डे कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखो ध्यान समझो, डे कैलकुलेट करेंगे। डे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है कि फरवरी की बात करें तो 28 दिन का है, तो 28 में 14 घटा लो। तो ये फरवरी में कितने दिन तक जमा तो आ गया? फरवरी के बाद मार्च, पूरे मार्च रहा है, तो मार्च कितने का होता है? सबको पता है 31 का होता है। अब फिर अप्रैल की बात करें तो कितने लोग बोलेंगे सर 15 अप्रैल 15 दिन तक था। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 15 और यहाँ पे 31 और यहाँ पे आ गया 15। तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल 61 दिन आ जाएगा। 61 दिन पैसा जमा था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। यहाँ पे इसको, यहाँ पे गलती क्या हो तो वो भी जान लो आप लोग। कुछ बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, यहाँ 15 को 16 लेते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि 14 तारीख को पैसा जमा किए तो ऐसे गिनेंगे 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे 28 तक 16 आ जाता है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आप 14 तारीख को पैसा जमा करने गए और पैसा निकालना आप कितनी तारीख को? 15 तारीख, 15 अप्रैल को। तो या तो एक दिन पहले का आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे 15 तारीख का पैसा निकालेगा तो 15 को काउंट नहीं करेगा, 14 तक का ही ब्याज मिलेगा। या फिर ऐसे सोचो कि अगर 15 का ब्याज दे रहा है तो हमारा ब्याज 15 से चालू होगा। क्लियर है ये चीज? एकदम पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आपने 14 फरवरी, मान लो कि आपने 14 फरवरी को पैसा जमा किया था, या तो 14 से ही ब्याज अगर चालू कर दिया उसने, मान लो 14 तारीख से ही ब्याज आपका चालू हो गया, लेकिन जो 15 अप्रैल को जो पैसा निकालने जाएंगे उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा। या तो एक दिन आपको पहले छोड़ना है या एक दिन बाद में छोड़ना है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक दिन पहले ही छोड़ दिया है। ये बात समझ में? हमने एक दिन यहाँ पहले ही छोड़ दिया है। क्लियर है ना? ये चीज को ध्यान रखेंगे। यानी कि 61 डेज का ब्याज मिलेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर पहले एक दिन का ब्याज निकाल लेते हैं ना, एक दिन का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 4000 है, ध्यान समझना, 4000 है। तो 4000 का हमको प्रिंसिपल है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? यहाँ पर ध्यान रखेंगे 5.25%। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो 5.25% है पर एनम है। तो इसको अगर हम लोग 366 से डिवाइड करते हैं, मान लो इसको हम 366 से डिवाइड कर दिए, तो कितने लोग बोलेंगे सर एक दिन का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकल जाएगा। और हमको निकालना कितना है? तो 61 डेज का, 61 डेज का। और कितने अमाउंट का निकालना है सर जी? तो कितने लोग बोलेंगे सर कितने अमाउंट का निकालना है? तो सर 4000 का निकालना है। 4000 का 1% की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब इसी को कैलकुलेट कर लो। ये 1% की वैल्यू आ गई और इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। ये इतना परसेंट ब्याज मिलेगा और एक दिन का ब्याज आ गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कितने लोग बोलेंगे सर 61 और डिवाइडेड बाई 366 है, ये 6 टाइम जाएगा तो 5.25 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या बचेगा? 40 बचेगा। सिंपल सा बात है। ये 2 से डिवाइड होगा तो 3 जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल है, कितने लोग बोलेंगे 1.75 हो जाएगा। 1.75 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर पहले 0 हटेगा, 17.5 इंटू 2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ एक ही में मैं पढ़ाता हूं, तो मैं नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के सब एक साथ मैं कंसीडर करता हूं, है ना। क्या बोला गया है कि हमको बताना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वो जो नंबर होना चाहिए 12, 16 और 20 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, और डिवाइड करने पे उसका शेषफल 9 बचना चाहिए, मतलब रिमाइंडर उसका क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कितने लोग बोलेंगे सर इसको सॉल्व क्यों किया जाए, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप। रिमाइंडर 9 बचने का मतलब हो गया कि इन नंबर को 12 से 16 से 20 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें से 9 घटा लेते हैं। 9 घटाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 1040। उसी तरह यहां से 9 घटा लेंगे, 100, 1200, 17 से 9 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 और यहाँ 10 0 और 2 1, 1208 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करो, यहाँ घटाते हो तो कितना घटेगा, 9 घटेगा। यहाँ पे 9 घटाओगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है, इन सबको चारों को ये तीनों नंबर डिवाइड करना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 3 और 4 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि 12 का मल्टीपल क्या है 3 × 4, तो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, नंबर 1 को चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल है क्या, कितने लोग बोलेंगे सर नहीं 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। ये 3 से डिविजिबल है, यस सर। 4 से डिविजिबल है, यस सर। ये आंसर हो सकता है, अभी श्योर नहीं है, जब तक बाकी गलत ना बोल दे। तो कितने लोग इसको चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबल है क्या सर, नहीं डिविजिबल है, ये आंसर नहीं हो सकता है। इसको बात करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है क्या सर, ये 3 से डिविजिबल है क्या, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यस 9 हो जाएगा, और ये 9 और ये हाँ 3 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल है क्या, यस सर 4 से भी डिविजिबल है। 3 और 4 से दोनों से डिविजिबल है। अब हम लोग इन दोनों को चेक करना है, तो ये कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ से हमारा ये 4 और 5 का मल्टीपल है, तो नंबर हमारा 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। कितने लोग बोलेंगे सर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नंबर तो 5 से मल्टीपल नहीं है, यानी बचा क्या, ये बी इज द करेक्ट आंसर। टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, आप इजीली क्वेश्चन को रिवर्स अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बोला गया कि एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर का दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है और एलसीएम पूछा है। कितने लोग बोलेंगे सर 2 नंबर ही जब दे दिया, उनका एचसीएफ एलसीएफ का रेशियो दे दिया है, तो हमको एलसीएम पूछा, डायरेक्ट नंबर इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं क्या भाई, डायरेक्ट नंबर दिया तो उसे एलसीएम निकाल सकते हैं क्या। कितने लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट दोनों नंबर के एलसीएम निकालो, वही आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कितने लोग बोलेंगे सर 31 का मल्टीपल है, ये 31 का मल्टीपल है। क्लियर सबको, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। इस नंबर को देखेंगे तो क्या ये 31 का मल्टीपल है, तो कितने लोग बोलेंगे 7 7 के कितने लोग 7 गुना है सर, 31 × 7 है, तो इनका एलसीएम तो निकल गया ना। कितने लोग बोलेंगे 2 × 7 × 31, ये एलसीएम हो गया, कहानी खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, कितने लोग बोलेंगे सर यूनिट डिजिट 4 आएगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाओ, मल्टीप्लाई क्यों करोगे, तो 4 और 4 डी टिक करो आगे बढ़ जाओ, डी टिक करो आगे बढ़ जाओ। इसमें कुछ करना ही नहीं था, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया था, इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है भाई, ठीक है, 5:8 दिया है। फर्स्ट नंबर को 13 इंक्रीज किया जाता है, सेकेंड नंबर को 6 डिक्रीज किया गया, तो रेशियो हमारा चेंज होगा, डेफिनेटली रेशियो चेंज होकर 4 और 6 हो जा रहा है। तो ओरिजिनल नंबर दोनों का सम पूछा गया, याद रखेंगे यहाँ पे सम पूछा गया ओरिजिनल 2 नंबर का। कितने लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन तो बहुत आसान दे दिया है, पहले नंबर को हम लोग 5x मान सकते हैं क्या, यस सर पहले नंबर को 5x मान सकते हैं। दूसरे नंबर को 8x मान सकते हैं क्या, बिल्कुल मांग सकते हैं सर। भाई हमारा दो नंबर का रेशियो 5:8 दिया, तो पहला नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा नंबर 8x हो जाएगा। अब बोला गया कि पहले नंबर में वो 13 इंक्रीज कर रहा है इसमें, यानी कि 13 ऐड कर दे रहे हैं। दूसरे वाले में नंबर 6 घटा दिया, तो हमने 6 घटा दिया। अब दोनों का जो डिविजिबल, दोनों का जो रेशियो हो जा रहा है, यानी कि दोनों का जो रेशियो हो जा रहा है, कितना आ जा रहा है भाई 4/6, मतलब कि 2/3। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, ठीक। कितने लोग बोलेंगे सॉल्व करना आसान है सर, बिल्कुल आसान है। कैसे, आपको अगर हमारा क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा क्या करने, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 15, ये हो जाएगा 15 और 16, तो कितने लोग बोलेंगे सर x बच जाएगा, x एक लाइन में सॉल्व करना है, ठीक। और ये कितना आएगा 39, 13 39 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 39 और माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 39 + 12 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो यहाँ पे हो गई आपका 11 4 1 5 51 आ गई, x की वैल्यू 51 आ गई।
अब आपसे पूछा क्या, ध्यान रखेंगे, कोई पहला नंबर नहीं पूछा है ना दूसरा नंबर पूछा है, आपसे पूछे कि सम ऑफ टू नंबर, ओरिजिनल नंबर, यानी कि पहला नंबर हम क्या माने थे 5x और दूसरा नंबर क्या माने थे भाई हम 8x माने थे, यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो कितने ले बोलेंगे सर 13x हो जाएगा, और x की वैल्यू रखेंगे 13 इंटू 51, कितने ले बोलेंगे सर, जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यूनिट जीड क्या आएगा 3 आएगा, तो यूनिट जीड किसका 3 है, इसका आंसर है, सी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यूनिट जीड मल्टीप्लाई करना भी आसान है, लेकिन क्यों हमारे एग्जाम में 2 सेकंड भी बचता है तो अच्छी बात है ना, 2 सेकंड बचे 1 सेकंड बचे बचता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि ये बात सबको क्लियर हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट जीड 3 आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला कि इफ टू मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, ज्योमेट्रिक मीन होता है, कुछ नहीं होता है ज्योमेट्रिक मीन, मध्यानुपाती जो होता है ज्योमेट्रिक मीन को बोलते हैं। तो बोला गया है कि p और 100 का ज्योमेट्रिक मीन 50 आ रहा है, तो कितने ले बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल टू ac होता है, यानी कि 50 का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर दिया है, p इंटू 100 के बराबर दिया है, यानी कि p की वैल्यू निकालना है तो कितने ले बोलेंगे 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, भाई यहाँ तो p की वैल्यू 25 क्या आएगा, बी टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। मीन प्रोपोर्शन कॉपी में नोट कर लो, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, मध्यानुपाती। क्लियर है, ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, एकदम आसान क्वेश्चन, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है एक बार में टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। क्लियर, एक बार में टिक करेगा और वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन में बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला कि एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम दिया हुआ है, 3 आइटम का एवरेज प्राइस दिया हुआ है और रेशियो दिया है 357, ठीक है। प्राइस ऑफ चीपेस्ट, चीपेस्ट का मतलब जो सबसे सस्ता आइटम का दाम कितना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 3x 5x 7x हो जाएगा, और तीनों का सम करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 8 8 16 15x, यानी जो 15x की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है सर 16455, और हमको निकालना कितने की, चीपेस्ट का मतलब सबसे सस्ता कौन सा, ये 3 वाला होगा, यानी कि हमको निकालना है 3x की वैल्यू। तो हम क्यों एक काम करें, इसमें 5 का डिवाइड कर दे, इधर भी 5 का डिवाइड करेंगे, 15 और यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब जैसे देखो कि डी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। बेटा यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर गलती हुआ है, याद रखिए। मैं गलती इसलिए किया हूँ कि ताकि आपको समझा पाऊँ। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे एवरेज प्राइस की बात किया गया है। क्या गलती हुआ है, एवरेज प्राइस का। हम इसलिए गलती किए कि ताकि आप देखो, कई बार हमको एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, जैसे हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन दिखता है टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बात भूल गए कि यहाँ पे जो बात बोला है एवरेज प्राइस की बात बोला है वो, यानी कि जो यहाँ पे हम लोग गलती किया है, कितने लोग क्लियर हो गया कि गलती हमारा सर यहाँ पे ये हुआ है, हमसे गलती ये हुआ है कि यहाँ पे जो 15x की जो वैल्यू होगी वो एवरेज दिया हुआ है 3 चीजों का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको सर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज, ठीक है। अब हमको 3x की वैल्यू निकालना है, तो अब 5 का डिवाइड करेंगे तो 3291 इंटू 3 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई भी मत करने लगना आप लोग, ये जो हमारा आंसर ये गलत है ना, याद रखना ये गलत आंसर निकाले थे हमने। ये करके ऐसा क्यों दिखाया, ताकि एग्जाम में आपसे ये गलती हो जाता है, और गलत ऑप्शन भी एग्जाम में दिया रहता है ताकि आप गलती करो। क्लियर थी सबको। अब यहाँ पे लोग बहुत लोग मल्टीप्लाई करना चालू कर देंगे। बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग बोलेंगे सर ये 3000 होता है और 3 का मल्टीप्लाई करते तो 9000 होता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा 9000 से बड़ा आएगा। सर ये भी खत्म, ये भी खत्म, बी आंसर टिक करके बढ़ जाएंगे। और आपको पता है इसका यूनिट डिजिट भी 3 आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन बी में ही यूनिट डिजिट 3 था, तो अब बी उस यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे या फिर अप्रॉक्स कैलकुलेशन से भी कर सकते थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था। बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर गलत ऑप्शन, देखो जब कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो गलत करते हो, अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो फिर से आप दोबारा चेक करने जाओगे कि भाई गलती कहाँ हुआ है हमसे। लेकिन अगर ऑप्शन मैच कर गया तो आप गलत थोड़ी, आपको तो लगेगा कि आप सही करके आए हो। जब आंसर किया गया तब ना पता चलेगा गलती होगा। तो जब भी ऐसे डेटा दिया रहे, मैं बता दे रहा हूँ एकदम क्लियर, इसको इंप्रूव कैसे किया जाए। तो जो भी डेटा आपको जहां जहां गलती होता है उसको मार्क करना है। यहाँ पे एवरेज प्राइस दिया रहेगा, एवरेज प्राइस दिया है, नॉर्मल प्राइस नहीं दिया है, तो ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप का डेटा रहे अंडरलाइन कर लेंगे कि भाई इस चीज को हमको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। बोला गया है कि 5400 रुपये को हमको डिवाइड करना है कितने लोगों में भाई, पी क्यू आर 3 लोगों में डिवाइड करना है, और 6 टाइम ऑफ पी जो है 3 टाइम्स ऑफ क्यू और 8 टाइम्स ऑफ आर। ये दिया हुआ डेटा है। कितने लोग बोलेंगे सर लिख लो ना 6p। ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बताया हूँ करने के लिए आप लोग को, एकदम बिना पेपर वर्क के भी बच्चे मेरे जो मुझसे पढ़े हो बिना पेपर वर्क के भी कर सकते हैं। मैं आपको बोला हूँ कि ऐसा अगर डेटा दिया, इन तीनों का अगर आपको रेशियो लिखना है, आप चाहते हो कि मैं लिखूँ P/Q/R, अगर मैं आपको बोला ऐसे लिखना है, आपको क्या करना पड़ता है, इनका जो कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 8 है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो कितने लोग बोलेंगे सर जब एलसीएम लेंगे, इसका जो एलसीएम होगा 24 होगा। भाई हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, एलसीएम ऑफ 6, 3 और 8, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 24। अब क्या करना है, अगर हमको इनका रेशियो लिखना है तो पी का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स। उसी तरह क्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आर का आ जाएगा, यानी कि इनका रेशियो निकल गया। जब रेशियो निकल गया तो आप किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं ना, जब आप रेशियो कैलकुलेट कर लिए तो किसी का हिस्सा निकाल लेंगे। अब इन आपको डिवाइड करना है तीनों में भाई, और तीनों में डिवाइड करना, आर का शेयर पूछा गया तो कितने लोगों ने तीनों में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, 8 4 12, 12 3 15, यानी कि 15 यूनिट का वैल्यू दिया है। कितना दिया है भाई 5400। और आपसे पूछा कितना है, आर कितना है भाई, आर का 3 है, यानी 3 का पूछा गया, 5 से डिवाइड करो, कहानी खत्म करो, 1080, डी टिक करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलेगा, सम ऑफ 8 नंबर इज 336, फाइंड देयर एवरेज। भाई ये क्या तुम महान क्वेश्चन पूछ लिया, 8 नंबर का सम करके दे दिए, अब बोले कि एवरेज निकालो। क्या ये मजाक है, कितने लोग, तो अंधा आदमी भी सॉल्व कर लेगा भाई, अंधा आदमी भी कर लेगा, कोई भी कर सकता है। 336 डिवाइडेड बाई 8 करना है आपको, तो कितना आ जाएगा 42, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 42 आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्या आपको लग रहा है पेपर टफ होता है? नहीं, टफ नहीं होता है, आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको चाहिए। टाइम का यहाँ मेन गेम है, टाइम। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका टाइम सेविंग होना चाहिए, कैलकुलेशन क्लियर है सबको। चलो 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि एवरेज मार्क्स ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा लो, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा इसमें दिमाग लगा थे। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो है 75 दिया हुआ है, यानी कि किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट है, मान लेते हैं हमारे पास भाई n स्टूडेंट है जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है, हमारे पास n स्टूडेंट है जिनका एवरेज दिया हुआ है 75, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें 5 बच्चे और आ जाते हैं, यानी कि n+5 हो जा रहा है, और ये जो एवरेज नया जो आ जा रहा है 78 आ जा रहा है, नया एवरेज 78 आ जा रहा है। और वो बोला है कि जो 5 बच्चे हैं उनका वेट भी, मतलब उनका मार्क्स भी दिया हुआ है। तो पहले बच्चे का जो मार्क्स 80 है, दूसरे का 85 है, तीसरे का 89 है, चौथे का 81 है और पांचवे का 82 है। तो आपसे पूछा गया है कि शुरू में कितने बच्चे थे, शुरू में कितने बच्चे थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम रिवर्स अप्रोच से सोचे तो क्वेश्चन आसान हो सकता है। देखो कैसे, हम ऐसे सोच सकते हैं क्या कि जो 5 लोग आए तो मान लेते हैं कि हमारा एवरेज 75 ही रहा हो, चेंज ना हुआ हो, चेंज ना हुआ हो, यानी कि 75 एवरेज, 5 लोग ऐड होने के बाद एवरेज हमारा 75 ही रहा। इसका मतलब कि वो पांचों जो है एग्जाम में 75 नंबर पाए होंगे। एवरेज चेंज नहीं होने का मतलब यही हो भाई, एवरेज कुछ n बच्चों का मार्क्स का 75 दिया हुआ है और 5 लोग ऐड हो जा रहे हैं, एवरेज 75, ये मतलब कि 75 नंबर सारे 5 जो ऐड हुए 75 नंबर लेके आए। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 ज्यादा हो जा रहा है, सबका एवरेज 3 से बढ़ जा रहा है, यानी कि ये जो बच्चे आए हैं वो ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, तभी एवरेज बढ़ रहा है। और एवरेज कितने से बढ़ रहा है, तो कितने ने बोलेंगे सर जितने बच्चे हैं सबका एवरेज 3 से बढ़ जा रहा है, यानी कि सबको 3 नंबर ये बांट देंगे, 3 नंबर बांट देंगे, यानी कि n+5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर 75 से ज्यादा लाए होंगे वो इनके बराबर होगा। यानी कि अगर स्टूडेंट इसकी बात करें तो 75 से कितना ज्यादा लाया भाई 5, ये कितना ज्यादा लेके आया 10, और ये कितना लेके आया भाई, तो ये कितने ले बोलेंगे सर ये 14 ज्यादा लेके आया है, और 5 से 6 ज्यादा लेके आया है, और ये कितना लेके आया बेटा 7 ज्यादा लेके आया है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो ये जो एक्स्ट्रा जो नंबर लाए हैं यही तो सब में बांटे होंगे क्या, जो ये एक्स्ट्रा नंबर लेके आए वही सब में बांटे होंगे क्या?
क्लियर है? जो एक्स्ट्रा नंबर लेके आए सब में बांटे होंगे, तो एक्स्ट्रा ये कितना लेके आए, तो इनको ऐड करोगे तो ये 15 और ये 20, तो कितने ले बोलेंगे 35 और ये 7 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 मार्क्स ज्यादा लेके आए हैं और सबको बांट रहे हैं, तो 42 मार्क्स को सब जगह बांट रहे हैं, तो 3-3 बढ़ जा रहा है, मतलब सबको 3-3 दे रहे हैं। तो कितने लोग को दिए होंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर 42 के यहाँ जो 42 मार्क्स है ये जितने लोग को दिए होंगे उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से n+5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 14 और यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी 9, यानी कि शुरू में बच्चे कितने थे 9 बच्चों के एवरेज 75 था, उसमें 5 बच्चे आके ज्वाइन कर रहे थे, यानी इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो मेरी एवरेज की क्लास को देखिए, यूट्यूब में फ्री में पड़ा हुआ है। अगर आप पेड कोर्स में आते हैं तो एवरेज तो मैंने एकदम एक्सप्लेन करके हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा उसमें आने वाले सेशन में। एवरेज अभी कवर नहीं हुआ है तो आने वाले सेशन में करेंगे कंप्लीट। और अगर आप फ्री में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लो एवरेज बाई अविनाश सर, ऐसे करके पुराने लेक्चर है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, आज भी उनको लोग देखते हैं और कमेंट छोड़ के जाते हैं नीचे, तो आप देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एवरेज के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आगे बात करते हैं 22। अब आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन पे। तो 2 क्वेश्चन आया था टाइम स्पीड डिस्टेंस, दोनों बहुत ही आसान था। एक तो था आपका एवरेज स्पीड पे, नॉर्मली एवरेज स्पीड पूछा जाता है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, सबको पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, सिंपल सी बात है किसी भी जर्नी का। अब ये क्या है, हिमानी क्या करती है 352 किलोमीटर चलती है इतनी स्पीड से, फिर 330 किलोमीटर चलती है इतनी स्पीड से, यानी कि टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं बेटा तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 352 पहले चलती है और बाद में कितना चलती है 330, और पहले जब वो चलती है इतना 352 तो कितना टाइम लेती है, तो कितने ले बोलेंगे सर डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया है, स्पीड दिया तो टाइम निकाल लेंगे। क्या करेंगे 352 में 32 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 352 डिवाइडेड बाई 32। उसी तरह सेकेंड जर्नी में कितना टाइम ली है तो 330 डिवाइडेड बाई 30। तो अब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों का सम करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा और यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। 11 आ रहा है क्या, हाँ सर 11 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया सर 11 का डिविजिबल है क्या, यस ये डिविजिबल है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 31 का मतलब टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो एवरेज स्पीड पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितनी जर्नी है उसका टोटल टाइम निकालो और उस जर्नी में टोटल टाइम कितना लग रहा है वो आपको निकालना है। डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करना, एवरेज स्पीड बहुत ही अच्छा। मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास आप मेरी देखिए यूट्यूब में फ्री है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं एवरेज स्पीड का, मैंने सारे एकदम एकदम आसान तरीके से समझाया। आप देखिए उसको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डाउट है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस पे 2 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज स्पीड था, एवरेज स्पीड पूछा गया था, दूसरा जो ये क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मैन वॉक टू ए व्यू पॉइंट। इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने अपने क्लास में समझाया हुआ है कि एक आदमी अपने व्यू पॉइंट से किसी मतलब अपने घर से व्यू पॉइंट तक जाता है, फिर रिटर्न आता है, जाएगा पैदल, आएगा कार से, फिर कार से जाएगा, कार से आएगा, या फिर पैदल जाएगा, पैदल आएगा। तो इन सब का कुछ डेटा दिया रहता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक आदमी है, एक व्यू पॉइंट तक क्या करता है, वो पैदल जाता है, आता है किससे, कार से, और स्पीड दोनों का कांस्टेंट रहता है, और टोटल टाइम जो ले लेता है वो 6 घंटे 45 मिनट लगते हैं उसको पैदल जाने में और कार से आने में। अब आगे बोला गया कि अगर वो कार से जाता और कार से आता तो 2 घंटा टाइम कम लग जाता। तो पूछा है कि दोनों तरफ अगर पैदल जाता है तो कितना टाइम लगेगा, दोनों तरफ मतलब पैदल गया भी पैदल आया भी, वॉक करके गया वॉक करके आया, तो कितना टाइम लगेगा। तो जो लोग मेरे स्टूडेंट हो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 2 8 घंटे 45 मिनट लगेगा। सी करेक्ट आंसर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे जो मेरे स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने इनको इसमें जो केस होता है मैंने उनको समझाया हुआ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चूंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा इस क्वेश्चन में बताओ, वो कांस्टेंट स्पीड से गया, स्पीड चेंज नहीं कर, स्पीड क्या कांस्टेंट है। कितने लोग बोलेंगे सर जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो देखो गया वो किससे, वॉक करके, आया किससे, वो कार से, तो कितना टाइम ले रहा है भाई, वो ले रहा है 6 घंटा 45 मिनट, 6 आवर 45 मिनट। ध्यान से समझना मेरी बात को।
अब वो आगे बोला गया कि अगर वो दोनों तरफ ड्राइव करके जाता है, मतलब दोनों जगह कार से जाता है, यानी कि चलो मैं कार कर लेता हूं, तो 2 घंटे टाइम कम लग जाता, मतलब कितना लग जाता, 4 आवर 45 मिनट। अब आपसे पूछा गया कि दोनों तरफ वो वॉक करके जाता तो कितना लगता है, टाइम कितना लगे दोनों, मतलब गया वॉक करके आया भी वॉक करके, कितना टाइम होगा। कितने लोग बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, ये जो वैल्यू है 2c के बराबर हो जाएगी, मतलब एक तरह से बात कर ट्वाइस सी, और ये ट्वाइस w। अब हमको क्या दिया है कि w प्लस c की वैल्यू दिया हुआ है और 2c, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना, तो w प्लस c दिया हुआ इतना, तो 2c की वैल्यू दिया हुआ है और 2w की वैल्यू पूछा है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब फर्स्ट वाले में अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2w प्लस 2c, और इधर कितना हो जाएगा 12 आवर, और ये हो जाएगा 90 मिनट। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चूंकि 2c की वैल्यू कितना दिया है भाई, 2c की वैल्यू कितनी दी है 4 आवर 45 मिनट, यानी कि यहाँ से 2w की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 आवर घट जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8 आवर 45 मिनट। यही आपसे पूछा गया, कहानी खत्म। सिंपल, आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्या कांस्टेंट है। अभी भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको डाउट है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए टाइम स्पीड डिस्टेंस बाय अविनाश सर, ठीक है। आप देखेंगे वहां पे 6-7 लेक्चर है, मैंने सारा केस अच्छे से एकदम समझाया हुआ है। आप उस सारे लेक्चर को देख लीजिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो पेड कोर्स में अविनाश सर मैथ ऐप डाउनलोड करके वहां से भी जुड़ सकते हैं और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट लॉस का मैंने बताया था क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, कैलकुलेटिव में थोड़ा सोचना है भाई, तो बहुत अच्छे स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक व्यापारी है भाई 850 रुपया के कमीज को बेचता है तो उसको 10% का हानि हो जाता है। एक व्यापारी है, अगर वो क्या करता है कि अगर वो एक कमीज को 850 रुपया का बेचता है तो 10% का उसको हानि हो जाता है। तो बोला कि वो इतने का बेचेगा तो कितने % का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब मैं एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं कि एक उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, एक सेलिंग प्राइस रही होगी। सेलिंग प्राइस क्या रही बेटा उसकी, कितने लोग बोलेंगे सर 850 रुपया के बेचा, उसको 10% का नुकसान हो गया। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस को वो 10% से गिरा के बेचा होगा, मतलब 10% से घटा दिया होगा। यानी जो 850 है, कितने लोग बोलेंगे सर ये जो 850 है 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, जो कॉस्ट प्राइस के 90% की वैल्यू के बराबर होगा। अब वो क्या करता है कि आपको बेचता कितने में, अब कितने में 1360 रुपये में बेचता है, अब वो बेचता है 1360 रुपये में। तो 850 की जो वैल्यू है 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 1360 की वैल्यू कितने % के बराबर होगी, कितने % ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी। तो कितने लोग बोलेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये कितना होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर इसको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 850 इंटू 360% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल, और यहाँ 5 और ये 17 और यह हो गया 5 और ये हो जाएगा 18 और ये जाएगा 8 बार जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो आ जाएगा 18 में 8 का मल्टीप्लाइंग तो 144% ऑफ सीपी, यानी कि ये जो अमाउंट है 144% ऑफ कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस 100% है, तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है 44%, यानी कि उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। जब वो 850 का बेचा तो 10% का नुकसान होता है, 1360 का बेचा है तो वो कॉस्ट प्राइस के 144% पे बेचा है, यानी कि 44% बढ़ा के बेचा है कॉस्ट प्राइस पे, तो वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो 44% उसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो जो बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन था मैं आपको बोला था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि सेलिंग एन आर्टिकल एट ए 5/15 ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस था, ध्यान समझिएगा, जो सेलिंग ओरिजिनल, मान लो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उसका 5, जो सेलिंग एन आर्टिकल है 5/15 ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो कितने लोग बोलेंगे जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान थे ये सेलिंग प्राइस था, अब न्यू सेलिंग प्राइस उसका बन जा रहा है, न्यू सेलिंग प्राइस बन जा रहा है। और वो
5/15 का मतलब कितना का 1/3, यानी कि पहले उसका 3 रुपीज का बेचता था, पहले वो 3 रुपीज का बेचता था, अब कितने के बेच रहा है 1/3, मतलब कि 1 रुपीज का बेच रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आप लोग। पहले जो सेलिंग प्राइस था, ध्यान समझे, जो पहले जो सेलिंग प्राइस था उसका 1/3 पे बेच रहा है, ठीक है। ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस का 1/3 पे, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर 3 रुपया हम मानते हैं तो नया जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पे क्या होता है कि 20% का लॉस हो जा रहा है, ठीक है। जितना सेलिंग प्राइस था उसका 1/3 पे बेचता है तो उसको 20% का लॉस हो जा रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो लॉस प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की सफर की बात करें हम लोग, कॉस्ट प्राइस से लेके यहां तक का, यानी कि यहां से 20% का लॉस हो गया, यानी कि यहाँ पे 20% अगर कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, तो उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, है ना। अब आगे बोला गया इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड 80% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है उसका अगर 80% पे बेचते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम इसको 80% पे बेचेंगे इसका, तो कितने लोग बोलेंगे सर 80% जो अमाउंट होगा इसका 10% की वैल्यू 3.3 होगी, तो 8.3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ जाएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2.4 आ जाएगा, यानी कि जो नया जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2.4। अब आप लोगों से क्या पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, जब वो 2.4 में बेचेगा, 3 रुपये के पहले बेचता था, वो 2.4 में बेचेगा तो बोझा कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहां से आता कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। अब ये जो डेटा दिया है कि 20% का लॉस हुआ पहले केस में, यानी कि हमारे हिसाब से दिया हुआ है कि 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू हमने माना है 1 माना हुआ है, तो 2.4 कितना होगा ये हमको निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 2.4 कितना होगा, तो 2.4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 80 इंटू 2.4। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे 24 और 8 कितना हो जाएगा, एक एक कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 192% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2.4, यानी कि जो यहां से यहां तक कितना हुआ है सर, ये कॉस्ट प्राइस के 192% है, मतलब यहां से यहां तक 92% बढ़ा है, यानी कि इतने का इसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए 92 मतलब ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर सबको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को घटा के, यहाँ ध्यान रखना सेलिंग प्राइस को ही घटा दिया है, नया सेलिंग प्राइस बना दे, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अगर अभी भी प्रॉफिट लॉस में डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, यूट्यूब पे सर्च करो प्रॉफिट लॉस बाय अविनाश सर, आपको एक मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में इजीली सॉल्व होंगे। अब ये जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में थर्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आसान था, दूसरा टफ था, तीसरा भी टफ है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है, स्टार लगा लो इस पे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपसे बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, किसी सामान को बेचता है इतने में, ठीक, जो भी उससे इतने में बेचता है, 2 डिस्काउंट देने के बाद, एक 58% का देता है और एक 80% का, और ये डिस्काउंट कैसा सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि जो भी उसके मार्क प्राइस होगा उस पर वो 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इतने बेचता है। अब बोला गया कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आइटम का ये आपसे पूछा गया। अब एक बात बताओ, कितने लोग बोलेंगे सबसे पहले सर तो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस के बाद क्या होता है भाई, तो मार्केट प्राइस होता है सर, अब मार्केट प्राइस के बाद क्या होता है सर, सेलिंग प्राइस होता है सर। यहां तक तो किसी को क्लियर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सर मार्केट प्राइस होता है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस होता है। अब वो बोला गया है कि मार्केट प्राइस जो था, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, उस पर पहले 58% का डिस्काउंट दिया, तो जो भी प्राइस रहा होगा उसको 58% से डिक्रीज कर दिया गया होगा। डिक्रीज करने के बाद जो प्राइस आया होगा, फिर जो यहाँ पे जो प्राइस आया होगा उसमें क्या किया गया होगा, 80% का फिर डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब यही हुआ ना, 80% का डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट के बाद जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है बेटा वो कितना आ जा रहा है, तो हमारा जो डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 770.7, ये दिया हुआ है। क्लियर सबको, ये सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, मार्क प्राइस पे ही बेच देता, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट मतलब ये हो गया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उसको 25% से बढ़ा के हम मार्क करके रखे हुए हैं, तभी तो हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस कितना होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया कितना होगा।
अब कितने लोग बोलेंगे सर ये तो सिंपल है, या तो आप इसको कॉम्प्लेक्स कर लो, सक्सेसिव निकालो, ये निकालो, वो निकालो, दिमाग लगाओ, नहीं लगाना है आपको। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ लॉजिक। अगर वो जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसको 25% से बढ़ाएंगे तो मार्केट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस में कितने लोग बोलेंगे सर हम कॉस्ट प्राइस में 25% बढ़ाने का मतलब हो गया कि हम 125/100 का मल्टीप्लाई कर दे। कॉस्ट प्राइस में 25% मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि हम उसको क्या करें बेटा, क्या किया जाए बताओ। तो सर 25% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि हमको 125/100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया मार्केट प्राइस, ये हमारा आ गया मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे 58% का डिस्काउंट दिया गया। 58% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या हो गया, 58% मतलब कि 42% बचा। यानी कि ये जो मार्केट प्राइस है उसका 42% कितना होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 42/100 का। तो इसका 42% आ जाएगा मार्केट प्राइस का। अब ये जो हमारा अमाउंट आया नया मार्केट प्राइस 58% डिस्काउंट देने के बाद ये आया। इसके बाद फिर हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 80% डिवाइड डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट बचेगा, 20% बचेगा। यानी कि जो हमारा ये जो है ये 20% बचेगा। यानी कि 20 का मतलब हो गया 20/100 कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये जो 50% डिक्रीज का मतलब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, 80% डिक्रीज का मतलब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी वैल्यू उसने क्या दिया हुआ आपको सामने दिया हुआ, आपकी इसकी वैल्यू दिया हुआ है 772 सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा बस। कितने लोग बोलेंगे सर सॉल्व करना तो आसान है, कोई टफ काम तो है नहीं, आसान है ना। कितने लोग बोलेंगे सर 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 और ये 5, क्लियर है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 5, वैसे ये 5 से जा रहा था, ये हो गया 120 हो गया, ठीक है, क्लियर सब 20, ठीक। अब यहां से ये हो गया आपका 1/5, 5 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना देखो कितना आसान है, कितने कैसे आसान है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 5 से ये तो 1/5 हो गया, 20% डिग्री मतलब 1/5 हो जाएगा, तो 1/5। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 और यहाँ 25 5 हो जाएगा, और ये 5 फिर कैंसिल हो जाएगा, खत्म कहानी है ना। यहाँ से खत्म हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 4 बचा हुआ है, अब 4 बचा हुआ है तो कितने लोग बोलेंगे सर डिवाइड फॉर्म में है तो ऊपर ले जाओ, डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा ये 2 और ये 21 हो जाएगा, 21 और ये 200 बचेगा। तो कितने लोग बोलेंगे यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये हो जाएगा 770.7 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 21। अब चूंकि ये दिया ही नंबर इसलिए था कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ हमको देखने को, हमारे दिमाग में तो आ गया, हमारा कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग है कि हमको समझ में आ गया कि इसको देखने के बाद जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ये तो देख के हमको क्लियर हो गया है। तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट 0 आएगा तो एक ही सी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेशन तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा जो आएगा होगा 7 से जाएगा 71101, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 0 हटा देते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 और ये और 3 से 18 और ये 2 3 7 21 और 20 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो यूनिट 0 आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है यूनिट 0। तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आना है, कंफर्म है। तो हमारा एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है, सी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, कोई टफ नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज में 2 क्वेश्चन आते, एक कैलकुलेटिव था एक आसान था। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बोला, ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50% गिव टू, एक नंबर को 50% बढ़ा देने पर वो इतना हो जा रहा है। भाई ये 50% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 150% हो जाएगा वो 50%, यानी 150% की वैल्यू आपको दी हुई है और आपसे 100% की वैल्यू पूछा गया। कितने लोग बोलेंगे सर इसको 3 से डिवाइड करो ना सर, 3 से डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा और ये हो जाएगा 950। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ जाएगा। 100% के लिए क्या हो जाएगा 1800, 1900 हो जाएगा। 1900 का मतलब बी करेक्ट आंसर। टिक करो और आगे बढ़ जाओ, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्या है बात सबको समझ में आ गया। भाई किसी भी नंबर को 50% इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हुआ, वो 150% हो जाएगा। यानी कि 150% की वैल्यू दी है आपसे, 100% की वैल्यू निकालना है। बी टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे।
अब ये परसेंटेज में जो बेस्ट सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टफ नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिव बोलेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन छूटेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन छूट जाते हैं, लेकिन जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो निकाल लेंगे। मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को एकदम एक लाइन में आपका आंसर निकाल दूँ 10 सेकंड में, लेकिन मैं बताऊँ बेटा, मेरे को इतने सालों से प्रैक्टिस है तो मैं उसको आंसर निकाल लूंगा। टीचर क्या करते हैं, हीरो बनने के लिए क्या करते हैं कि वो जब पेपर होता है तो उसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट बना देते हैं और बच्चे देख के खुश हो जाते हैं। नहीं, आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मुझे वो मेथड आपको सिखाना है जिस मेथड को सीखने के बाद आप क्वेश्चन में एग्जाम को सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, वो मुझे मेथड सिखाना है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा उस मेथड को फॉलो करिए जो एग्जाम में काम आता है। शॉर्टकट डेवलप होता है बहुत टाइम के बाद, प्रैक्टिस करते करते आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वॉशिंग मशीन का प्राइस 25% कम है किससे, टीवी के प्राइस से। ठीक है, अब बोला गया कि कॉस्ट जो है वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर दिया जा रहा है 82% से, और टीवी को घटा दिया जा रहा है 16% से। अब बोला गया कि 8 वॉशिंग मशीन है, 9 टीवी है, तो इसमें कितना चेंज होगा प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में कितना चेंज होगा। कितने लोग बोलेंगे सर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी स्मार्ट तरीके से अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन कम लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई वॉशिंग मशीन उसने हमको दी, वॉशिंग मशीन हमने लिख लिया, वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, ठीक, और हमने लिख लिया टीवी। अब ध्यान से समझना बात को, चूंकि वॉशिंग मशीन का प्राइस जो है 25% लेस, 25% का मतलब क्या होगा, 1/4 है। यानी कि टीवी के प्राइस अगर हम 4 मानते हैं मान लो, तो कितने लोग बोलेंगे सर इस तो वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 25% कम है। टीवी का 25% मतलब 1/4 कम है, तो 1/4 1 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तब वॉशिंग मशीन। यानी कि वॉशिंग मशीन और टीवी का जो रेशियो होगा 3:4 का होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आपसे बोला गया है कि इसके प्राइस को और इसके प्राइस को चेंज किया गया है। अभी हम फिलहाल मान ले रहे हैं वॉशिंग मशीन का प्राइस 3 रुपीज है और टीवी का प्राइस 4 रुपीज है। चूंकि वॉशिंग मशीन को उसने बोला कि 82% से क्या कर रहा है, वो प्राइस को इंक्रीज कर दे रहा है भाई, ठीक है, 82% से प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया है। और टीवी के प्राइस को 16% से क्या किया गया है, घटा दिया गया है। चलो 16% से घटा लिया हमने प्राइस को। अब हम बताओ आप लोग क्या 3 का 82% बढ़ा सकते हो? तो कितने लोग बढ़ा सकते हैं सर, लेकिन डेसिमल में होगा, कैलकुलेशन टफ होगा। तो बेटर ये है कि किसका परसेंटेज निकालना आसान होता है, तो सर 100 का मल्टीपल कोई भी नंबर होता है उसका परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है। तो हम एक काम करते हैं, जो इनका कॉस्ट प्राइस है क्या हम 100 का मल्टीपल बना सकते हैं? बिल्कुल सर बना सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस को 400 मान लेते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि टीवी का प्राइस 400 है तो ये वॉशिंग मशीन 300 होगा। हमने ऐसा क्यों किया? जो लोग परसेंटेज की क्लास मुझसे किए होंगे उनको पता है। ऐसा तब करते जब कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो। अब 300 का 82% निकालना आसान है, कैसे? तो कितने लोग बोलेंगे सर 300 तो था, वो जो पहले 300 रहेगा ही रहेगा और साथ में उसका 82% ऐड हो जाएगा। तो 100 का 82% कितना होगा? 82। तो 300 का 82% कितना होगा? तो 82 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे 3 का मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा 24, यानी कि ऐड हो जाएगा इसमें, यानी कि टोटल हो जाएगा 645। तो 546 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। पहले आपका कॉस्ट प्राइस कितना था वॉशिंग मशीन का? 300, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 546। उसी तरह अगर टीवी की बात करें तो पहले प्राइस हमारा टीवी का कितना था? 1400 था। अब 16% से घटा दिया गया, 16% से घटा दिया गया। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसकी 16% की वैल्यू निकाल के इसी में घटा लेंगे? तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हमने यहाँ पे 400 लिख लिया। 16% की वैल्यू कितने लोग बोलेंगे सर बहुत आसान है निकालना। 400 का 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 16% की वैल्यू कितनी होगी? 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 64। हमने 100 का मल्टीपल निकाला ही था ताकि हमारा 16% निकालना आसान हो जाए। यानी कि 400 में यहाँ पे 64 घटा देंगे तो यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे सर 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे आ गया 3। तो ये हमारा आ गया 336। ठीक है, 336। वॉशिंग मशीन मेरा यहाँ पे आ गया 300 प्राइस था, वो हो गया 546। टीवी 400 आ गया, 336 इसका हो गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये चीज क्या यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बोला गया है कि
हम जो है कि कॉस्ट प्राइस में डिफरेंसेस कितना हो रहा है, तो 8 वॉशिंग मशीन, यानी कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 वॉशिंग मशीन, और टीवी कितना 9 टीवी। तो हमारा जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, कितने लोग बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, 2400 इधर हो जाएगा, 2400। कैलकुलेशन आसान हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 100 का मल्टीपल मांगा है, यानी कि जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 0 10 5 1 6000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और जो नया जो कॉस्ट प्राइस होगा, कितने लोग बोलेंगे सर इसमें हमको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 8 का और इसमें 9 का। क्लियर है? तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 4 8 32, 4 4 36, 40 और 3 43, तो ये हमारा ये हो जाएगा 4368 हो जाएगा, ये हमारा 4368 हो जाएगा। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 27 और 5 कितना होता है 32, 3 और 27 और 3 कितना होगा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 3024। इन दिनों को ऐड करोगे तो 8 4 12 और 12 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। कितने लोग बोलेंगे अब, ये हो जाएगा 7392। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? पहले हमारा कॉस्ट प्राइस इतना था, अब हमारा नया कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। तो हमारा यहाँ कितने परसेंट से, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज का जो आंसर है ये खत्म करो, हमारा तो इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। एक बात बताओ, अब यहाँ बहुत सारे लोग कैलकुलेट करना चालू कर देंगे, कैलकुलेट करना चालू कर देंगे। एक बात बताओ मुझे, कितना ज्यादा है, 1392 ज्यादा है, 1392 ज्यादा है। तो एक बात बताओ, 6000 का 10% कितने लोग बोलेंगे सर 10% 6000 कितना होगा, तो 10% का जो 6000 का 10% 600 होगा, तो 20% कितना होगा 1200, 20% कितना होगा 1200। तो 6000 में 1200 जब ऐड करोगे बेटा, 1200 ऐड करोगे तो कितने लोग 7200 हो जाएगा, और ये 7200 से ज्यादा है, इसका मतलब कि 20% से ज्यादा बढ़ा है। और दो ही ऑप्शन था, एक 20% था और एक 23%, तो कितने लोग बोलेंगे 20% से ज्यादा बढ़ा, तो ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं, तो सी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको यहाँ पे इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था, इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन से अगर मैं सिखाऊंगा तो ये बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये डेटा याद रखना पड़ेगा, ऐसा होगा तो ये करना पड़ेगा, ये सब चीजें याद है, इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्लियर है? तो लास्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिक्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स के आए थे। पहला पूछा गया मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई? सबको पता है कि सर जो नंबर दिया हुआ है या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या तो घटते हुए क्रम में लिखो, और जो मिडिल में होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नंबर कितने काउंट कर लो तो 3 3 6 और 9 10 11 नंबर है, तो कितने लोग बोले 11 नंबर है, तो सर हमारा जो 6th नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा, होगा नहीं, 6th नंबर ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख, सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, तो सबसे छोटा नंबर हमारा सर यहाँ पे 36 दिख रहा है मुझे, 30 सबसे छोटा हमको नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर हमको 36। उसके बाद नहीं, उससे भी छोटा है भाई, यहाँ पे 33, यहाँ पे सबसे छोटा 33, ठीक, और 36, उसके बाद। अब देखो लिखते वक्त ध्यान देंगे, एग्जाम में थोड़ा सा गैप लिख के रखें, क्या होता है कई बार मिस हो जाता है, जैसे अभी मेरे से 33 मिक्स हो गया था, तो थोड़ा जगह लिखे रहेंगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, जब पास लिखेंगे तो दिक्कत होगा। तो हमने यहाँ पे 33 लिख लिया, 33 हमारा हो गया, फिर 36 हो गया, 36 के बाद अब कौन सा नंबर आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 36 के बाद हमारा 42 आ रहा है, चलो हमने 42 लिख लिया, 42 के बाद हमारा क्या आ रहा है सर 48 आ रहा है, चलो 48 लिख लिया हमने, 48 खत्म। 48 के बाद 50 में कौन सा नंबर आ रहा है, तो 59 और 56, तो ये 2 है, 57 है, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 56 आएगा पहले, फिर 57 आएगा, और कितने लोग बोलेंगे हमको तो मिली गया सर 6वां नंबर निकालना था, 1 2 3 4 5 6, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 67 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, 6th नंबर को लिया, हमारा वही करेक्ट आंसर हो गया, उसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मीडियन अगर पूछता है तो बहुत आसान है, मीन भी बहुत आसान पूछता है, लेकिन अगर टेबल फॉर्म में डेटा दिया रहेगा तो मीन तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये स्टार लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, बच्चे छोड़ के चले आते हैं, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट, इसका भी शॉर्टकट है, ऐसा नहीं कि ये आपको मेथड से चल रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का आपको फार्मूला पड़ेगा कि मीन जो होता है ये होता है fx xi डिवाइडेड बाई fi, ये होता है फार्मूला।
यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर नीचे इनका सम करके डिवाइड करो, तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो ऐसे अगर करोगे तो एग्जाम में टाइम तो लगेगा ना, ऐसे अगर आप एग्जाम में करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं। अगर इसको अगर फार्मूले से करना चाहो तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 इंटू 48 प्लस 60 इंटू एक्स प्लस 70 इंटू 31 प्लस 95 इंटू 23। और डिवाइड किससे करोगे बेटा, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 48 प्लस एक्स प्लस 31 प्लस 23, है कि नहीं। तो इसको, और ये मीन दिया हुआ आपका 61, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो अब करने वाले कैलकुलेशन जिसको स्ट्रांग है ऐसे भी कर सकता है, लेकिन टाइम एग्जाम में बचाना है, ठीक है, टाइम बचाना है। तो देखो कैसे टाइम सेविंग कैसे करेंगे, देखो टाइम सेविंग कैसे करेंगे। आपको पता है एक्चुअली क्या हो रहा है, एवरेज निकल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसे आप अगर समझना चाहें लेमैन लैंग्वेज में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 48 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 55 नंबर है, एक्स बच्चे हैं जिनका मार्क्स 60 है, 31 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 70 है, 23 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 95 है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे बच्चा उच्चा यहाँ दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब हमको एवरेज निकालना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर एवरेज तो पहले से इसमें दे दिया है, सर एवरेज दे दिया है। तो एवरेज देने का मतलब, एवरेज 60 देने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, एवरेज जो ये 60 देना इसका मतलब समझ गए कि अगर मैं बोलूं कि 48 बच्चे हैं वो 61 नंबर मतलब सबका 61 नंबर आया होता है, एक्स बच्चे हैं सबका 61 नंबर आया होता है, 31 बच्चे हैं जिनका सबका 61 नंबर आया होता है, और 23 बच्चे हैं सबका 61 नंबर आया होता है, तो हमारा एवरेज क्या होता है, 61 होता है। चूंकि कम अधिक है तो हम जब एवरेज 61 मान ली तो 61 से कितना कम है, कितना कम है, तो कितने लोग बोलेंगे सर जितना कितना कम है सर, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा सर, 6 कम है, 6 कम है। और यहाँ पे कितना है सर, 1 कम है। और ये कितना ज्यादा है सर, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये कितना ज्यादा है सर, +9 ज्यादा है सर। और ये कितना ज्यादा है, तो ये 4 और ये हो गया 3, सर ये 34 ज्यादा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यही जो ज्यादा कम है यही सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। यानी कि अगर हम बात करें ध्यान से, अगर आपसे मैं बात करूं तो कितने लोग बोलेंगे सर कि -6 की कमी है कितने जगह, 48 जगह। -1 की कमी कितने जगह है, 1 जगह। अब 9 ज्यादा कहाँ, कितने जगह, 31 जगह। 34 कितने जगह ज्यादा है, 23 जगह ज्यादा है। यानी कि एवरेज 61 आने के लिए जो ज्यादा है वो कम होगा, जो कम है ज्यादा, मतलब सब इक्वल हो जाएंगे। तो 6 की कमी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये कितने, 48 मतलब 8 4 24 4 28, कितने लोग, -288 हो जाएगा सर। उसी तरह -1 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा। और ये 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 9 और 27 हो जाएगा। और यहाँ पे 34 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 2 आ जाएगा, और ये 9 और 8, 9 8 16 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक 17 नहीं 18 आएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 आ जाएगा, 782 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, 23 में 34 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो आप कर सकते हो मल्टीप्लाई इजीली। तो 782 आ गया। अब चूंकि हमारा एवरेज 61 आ रहा है, इसका मतलब इन सबका सम 0 आना चाहिए, इनका सम 0 आना चाहिए, क्योंकि जो अधिक है वो कम वाले के पास चला जाएगा, जो कम वाला अधिक वाले के पास चला जाएगा, सब न्यूट्रल हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में कितना आ जाएगा, तो कितना ज़्यादा है सर, -9 ज़्यादा है ये, और ये +782 है, और ये x को इधर कर लो तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें से 9 घटेगा तो कितने लोग बोलेंगे 7, 2 इधर गया और 7, तो ये 773 आ जाएगा। यानी कि सी करेक्ट आंसर, सी टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो शॉर्टकट से भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अभी स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का यूट्यूब पे मेरा वीडियो नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे जितने भी टाइप के वैरायटी क्वेश्चन रेलवे में आते हैं और क्या उसमें शॉर्टकट लग सकता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आने वाले दिनों में वो भी करूंगा मैं कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन डाल दूंगा। बाकी अगर आपको थोड़ा भी मैथ में डाउट है, आपको लगता है कि मुझे मैथ सीखना चाहिए, तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अविनाश सर मैथ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको दिख जाएगा रेलवे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारा टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा, है ना। और इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो अविनाश सर मैथ, टेलीग्राम पे सर्च करो अविनाश सर मैथ। और कुछ भी कोर्स से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।